तिरस्कार की रोटी दिल छू लेने वाली कहानी। घर में मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। बाहर बन रहे पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। उस खुशबू के बीच सभी की हंसी ठिठोली की आवाजें अम्मा को उनके कमरे में सुनाई दे रही थी। पर उस हंसी ठिठोली में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अपने कमरे में ही भली थी। उन्हें तो दिलचस्पी थी तो उन पकवानों में जिसे खाने को उनका जी ललचाने लगा था। आज बेटे बहू ग्रीस और ज्योति की शादी की 8वीं सालगिरह थी। आखिर उनका बेटा कलेक्टर जो है, तो पार्टी भी छोटी मोटी नहीं होगी। तो कई मेहमानों को बुलाया गया था, या यूं भी कह सकते हैं कि उनके दोस्तों और बहू के मायके वालों को बुलाया गया था। अम्मा जी या उनके परिवार में किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी बहू की हिदायत के अनुसार अम्मा जी को अपने कमरे में ही रहना था। पता नहीं बहू ने ये हिदायत भी क्यों दी। वैसे भी अम्मा अपने कमरे से बाहर आती कहाँ हैं, क्योंकि अगर वो जरा सी ही बाहर आ जाती हैं तो बहू को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि उनके बाहर आने मात्र से ही पूरा घर फैल जाता है। शायद उसके इस चमकीले सुंदर ईंट गारे के घर में अम्मा ही अकेली पुरानी वस्तु थी, जो उस घर में उस जिद्दी दाग धब्बे की तरह थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी छाप उस जगह छोड़ ही देते हैं। और अम्मा जी को घर से निकालें तो उनकी इज्जत पर धप्पा पड़ जाएगा। लोग कहने लग जाएंगे कि इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया। इसलिए मजबूरी में ही सही अम्मा जी को घर में रख रखा था, लेकिन बस उनके कमरे तक सीमित कर रखा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और बहू ज्योति अम्मा के कमरे में आई। उसके हाथ में कोई पैकेट था। अम्मा जी के बिस्तर पर उसे रखते हुए बोली, अम्मा जी इसमें साड़ी है, पहन लेना। कहीं कोई भूले चूके मेहमान कमरे में आ गए तो आपकी साड़ी को देखकर हमारी इज्जत तार तार हो जाएगी। और ढंग से हाथ मुंह धोकर कंघी कर लेना। अगर कोई कमरे में आता है तो नमस्ते, हाँ और हूँ में ही जवाब देना। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं आपको। ज्योति अपनी धुन में बोले जा रही थी, पर अम्मा उनका ध्यान अभी भी सिर्फ पकवानों की खुशबू पर ही था। तभी ज्योति उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन रही हो ना आप, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बहू, क्या बन रहा है आज? अम्मा ने अपनी जवान को होठों पर घुमाते हुए कहा। ज्योति ने अपना माथा पीट लिया और फिर से बोलना शुरू किया, हे भगवान, जब देखो बस खाने की ही लगी रहती है। कुछ कहा मैंने, आपने वो सुना या नहीं? ढंग से तैयार हो जाना, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। कोई आए तो हाँ और हूँ में ही जवाब देना। इसके अलावा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ज्योति एक बार फिर अम्मा को उंगली दिखाकर समझाते हुए बोली। अम्मा ने हाँ में सिर हिला दिया और इतना ही कहा, बहू बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुबह सिर्फ एक कटोरी दलिया खाया था। ज्योति ने उन्हें घूरकर देखा, जैसे पता नहीं अम्मा ने उससे सारी संपत्ति मांग ली हो, और फिर कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद घर में काम करने वाली शांति बाई कमरे में आई और अम्मा को एक थाली देते हुए बोली, अम्मा अभी तो ये खा लो। अम्मा जी ने ललचाई नज़रों से प्लेट में देखा तो एक रोटी, थोड़ी सी दाल और आलू की सब्जी रखी हुई थी। अम्मा ने उसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखा तो शांति बाई बोली, अम्मा अभी तो पकवान बन रहे हैं ना, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं सुबह का ये बचा हुआ खाना ले आई हूँ, ताकि कुछ देर तो आपकी भूख शांत हो। अम्मा को भूख तो जोरों से लगी थी, इसलिए थाली लेकर उस थाली पर ही टूट पड़ी। अम्मा को इस तरह खाना खाते देखकर शांति बाई की आंखों में भी आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी, कोई कह सकता है ये कलेक्टर साहब की माँ है। वो कलेक्टर साहब जिनकी काफ़ी इज्जत है और खूब पैसा कमा रहे हैं। उनके बेटे बहू को देखकर तो बाहर वाले भी इनकी किस्मत पर रश्क करते हैं, पर इनसे तो हमारी किस्मत लाख गुना अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं घरों में काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो बेटे को पता ही नहीं कि माँ के साथ क्या हो रहा है। सोचते सोचते शांति बाई फटाफट अम्मा के कमरे की सफाई करने लगी। वैसे अम्मा के कमरे में ज़्यादा कोई सामान तो था नहीं, इसलिए फटाफट व्यवस्थित हो गया। पूरे कमरे को व्यवस्थित कर बाहर से 2 कुर्सियाँ लाकर अम्मा के कमरे में रख दी, ताकि कोई आए तो बैठने के लिए कुछ तो हो। तभी बाहर से ज्योति की आवाज़ आई तो शांति बाहर आ गई। इधर अम्मा ने फटाफट थाली साफ कर डाली।
पर भला एक रोटी से क्या हो, भूख तो अभी भी जोरों की लग रही थी, पर बोलती किससे। मन मारकर थाली एक तरफ रख जैसे तैसे उठी और हाथ मुंह धोकर पैकेट में से साड़ी निकाली। साड़ी बिल्कुल नई थी, उस पर से एक टैग भी नहीं हटाया था। पूरे 410 की साड़ी थी। उसे देखकर ही अम्मा खुश हो गई। मेरे बच्चों ने पहली बार मेरे लिए साड़ी खरीदी, पर साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट तो था ही नहीं, इसलिए अपने पुराने ब्लाउज पेटीकोट के साथ ही साड़ी पहन ली। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठे हो गए तो केक कटने का वक्त हो गया। गिरीश और ज्योति केक काटने के लिए एक साथ आ गए। तभी गिरीश के किसी दोस्त ने कहा, अरे गिरीश, घर में आंटी जी भी तो है, उन्हें भी तो बुला लो। आखिर तुम्हारी जिंदगी का इतना खुशी का दिन है तो उन्हें तो यहाँ होना चाहिए। उसकी बात सुनकर गिरीश झेप गया। उसने ज्योति की तरफ देखा तो ज्योति बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो बाहर नहीं आए। उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें बाहर लाने का, उन्हीं के हाथों से केक कटवाने का। आखिर सबको अपनी बातों से संतुष्ट कर ज्योति ने गिरीश के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशरूफ हो गए। इतने में शांति बाई ने एक प्लेट अम्मा के लिए खाना लगाया तो ज्योति ने उसे डांट दिया, ये क्या कर रही हो शांति, ये प्लेट लेकर जा रही हो। मेम साहब, अम्मा को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक ही तो रोटी खाई थी, तो एक रोटी भी काफ़ी है तसल्ली लाने के लिए। उनकी तो उम्र हो चुकी है, उनका तो पेट ही भर गया होगा। ये प्लेट छोड़ और जाकर तेरा काम कर, अम्मा का मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान सिर पर खड़े हैं और तुझे अम्मा जी की पड़ी है, चल जा यहाँ से। आखिर मजबूरन शांति बाई को प्लेट वहीं रखकर अपने काम पर जाना पड़ा। इधर ज्योति अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। रात के 11 बज गए, लेकिन अम्मा जी को खाना तक नहीं दिया। अब तो अम्मा की भूख के मारे हालत खराब होने लगी। अब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन पार्टी तो अभी चल रही थी। लेकिन जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिर मजबूरी में ही सही वो उठकर अपने कमरे से बाहर आ गईं। उन्हें देखकर गिरीश का मूड खराब हो गया। वो धीरे से ज्योति पर बिगड़ते हुए बोला, ज्योति, तुमसे कहा था ना मैंने, ये अम्मा बाहर क्या कर रही हैं? तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अंदर लेकर जाओ। मैंने अभी के अभी ज्योति फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें अंदर धकेलते हुए बोली, अम्मा जी, आप बाहर क्या कर रहे हो? आपकी तबीयत खराब है ना, चलिए अंदर चलिए, आराम कीजिए। लेकिन अम्मा भूख से तड़प रही थी तो सबके सामने ही बोल पड़ी, बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं। कुछ लोग तभी जवान से बात करने लगे। कुछ बातें गिरीश और ज्योति के कान तक भी पहुंची। आखिर ज्योति अम्मा को अंदर जबरदस्ती खींचते हुए ले गई। जबरदस्ती उन्हें उनके पलंग की तरफ धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो आप बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह से उछालते हुए? क्या बताना चाहती हैं आप लोगों को कि हम आपको भूखे रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जो बाहर आप रायता फैलाकर आई हूँ उसे तो समेटूं। कहकर ज्योति बाहर आ गई और बाहर आकर सबके सामने ही शांति बाई को बोली, शांति बाई, जल्दी से अम्मा को एक प्लेट खाना लगा कर दे दो। अम्मा भी ना जब से बूढ़ी हुई हैं तब से भूल जाती हैं, अभी शाम को ही उन्होंने खाना खाया था। ज्योति ने बात को घुमाने की कोशिश की। शांति बाई फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर अम्मा को देने गई तो देखा कि अम्मा रो रही थी। शांति बाई को देखते ही अम्मा बोली, देख शांति, बहू ने कितनी जोर से धक्का मारा है मुझे, मेरे हाथ पर चोट लग गई। रोते रोते अम्मा ने अपनी चोट शांति को दिखाई, जिसमें से खून रिस रहा था। शांति अम्मा के पास बैठते हुए बोली, काहे बर्दाश्त करती हो अम्मा जी, भला आपके पास क्या कमी है, फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों? जानती हूँ शांति, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख सकती हूँ, लेकिन परिवार तो चाहिए ना। मैं अकेली क्या कर लूँगी? वहाँ की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वो सब भी तो बेटे बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है।
तो आखिर मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए ये लोग मेरे साथ। कहते कहते अम्मा की रुलाई छूट गई। अम्मा पति के बगैर बेटे को पढ़ाकर कलेक्टर बना सकती हो, अपने दमखम पर पूरी जमीन जायदाद तो संभाल सकती हो, और आप कह रही हो कि आप क्या कर सकती हो। आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि आप रोटी के लिए मोहताज हो जाओ। अम्मा भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की तो खाओ। इतने में बाहर से ज्योति ने शांतिबाई को आवाज़ लगाई, तो शांतिबाई फटाफट कमरे के बाहर चली गई। शांतिबाई की बात का अम्मा पर बहुत गहरा असर हुआ। काफ़ी देर तक आंखों में आंसू लिए वो उस खाने की प्लेट को देखती रही, लेकिन जोरों की भूख लगी होने के बावजूद भी उन्होंने उस प्लेट को छुआ तक नहीं। थोड़ी देर बाद शांतिबाई प्लेट लेने कमरे में आई तो देखा कि खाना ऐसे की ही ऐसा रखा हुआ था। अम्मा बस छत की तरफ निहार रही थी। शांतिबाई ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना नहीं खाया? नहीं चाहिए मुझे ये तिरस्कार की रोटी, ले जा इसे वापस। शांतिबाई ने अम्मा को मनाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने खाना खाया तक नहीं। तब तक बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। ज्योति और गिरीश भी कमरे में आ गए और आते ही अम्मा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की? थोड़ा सा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं था आपको? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो कद्र नहीं है। एक खाने के पीछे इतना बवाल कर दिया। लोग दबी जुबान कैसी कैसी बातें बना रहे थे। अगर ऐसा ही चला तो आपको वापस गांव भेज दूंगा, फिर रहना अकेले। इतने में ज्योति की नज़र खाने पर पड़ी। लो, जिस खाने के पीछे इतना हंगामा किया वो प्लेट तो ऐसे ही भरी पड़ी है। खाना है तो खाइए, नहीं तो भगवान का नाम जपिए। मुझसे नहीं उठाए जाते आपके नखरे। उसने गिरीश की तरफ देखते हुए कहा, बस गिरीश, बहुत हो चुका। मैं नहीं उठा सकती इनके नखरे। इनको वापस गांव भेज दो। ठीक है, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहाँ अकेली रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। गिरीश ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और दोनों कमरे के बाहर आ गए। गिरीश ने दूसरे दिन ही अम्मा को गांव भेज दिया। गांव आने के बाद अम्मा ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाकर अपनी सारी जमीन जायदाद से गिरीश को बेदखल किया। वसीयत के अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। वो ट्रस्ट जो बुजुर्ग और अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी। साथ ही अपने बड़े से घर का आधा हिस्सा उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया और आधे हिस्से में खुद रहने लगी। खेती बाड़ी के लिए नौकर आते ही थे, उनमें से एक को घर के काम के लिए रख लिया। आप अम्मा स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती थी। साथ ही इस बार खेती बाड़ी से होने वाली इनकम को गिरीश के पास ना भेजकर उन्होंने अपने पास ही रख लिया। जब पैसा गिरीश के अकाउंट में नहीं आया तो गिरीश और ज्योति दोनों ही गांव आ गए। आते ही देखा कि घर के आधे हिस्से में बच्चे पढ़ रहे थे, इसलिए वो घर के दूसरे हिस्से की तरफ गया जहां अम्मा रहती थी, और आते ही अम्मा से बोले, अम्मा, ये घर में बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? और इस बार क्या खेती में कोई कमाई नहीं हुई जो पैसा अकाउंट में नहीं डाला? उनकी बात सुनकर अम्मा ने कहा, घर का आधा हिस्सा मैंने बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया है, और रही बात कमाई की, तो हुई थी कमाई पूरे 7 लाख रुपए की, वो मैंने अपने अकाउंट में रख दिए हैं। आप पैसों का क्या करेंगी अम्मा जी? और किससे पूछकर आपने घर का आधा हिस्सा बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया? अब की बार ज्योति ने कहा, इसमें पूछना क्या है, संपत्ति मेरी थी तो मैंने अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे तुम लोग होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? कैसी बात कर रही हो अम्मा? हम आपके बेटे बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं, गिरीश ने बिगड़ते हुए कहा। कौन से बेटे बहू? वो जो रोटी तक के लिए अपनी माँ को तरसा देते हैं। देख बेटा, ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ रखा भी नहीं है। अब तुम्हारा शहर भला, तुम्हारा घर भला, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा जी, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? अम्मा की बात सुनकर ज्योति चिल्लाते हुए बोली, मैंने तो प्रॉपर्टी से बेदखल किया है, कम से कम धक्का दे कर के किसी को चोटिल नहीं किया जैसे तुमने मेरे साथ किया था बहू। वैसे भी अब ना इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा है और ना ही मेरी जिंदगी में। रही बात मेरे मरने के बाद की, तो मेरी चिता को अग्नि देना मत। गांव में कोई भी इंसान मेरी चिता को अग्नि दे देगा, कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत जिंदा तो है। अम्मा जी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर दोनों की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की।
इसलिए दोनों ही अपना समूह लेकर शहर के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।